हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है जिसमें भारत का भूगोल चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है प्राकृतिक आपदाएं। चलिए गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है हम कहाँ पहुँचे, कितनी कहानी अभी बाकी है, कितना सफ़र हमें पूरा करना है। तो गाइस, यहाँ जो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और गाइज यहाँ पे आ जाते हैं फिर 7, 8 चैप्टर आज हम करेंगे प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, उसके बाद के भी चैप्टर आप एक बार देख लीजिए कि अभी कितनी कहानी बाकी है। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका चैप्टर ख़त्म। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2-4 वीडियो देखिए, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए। चलिए गाइस, अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है, क्या है प्राकृतिक आपदाएं। चलिए देखिए क्या लिखा है यहाँ लिखा है मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। तो इसमें कोई समझाने जैसा नहीं है। देखिए क्या लिखा है कि कौन कौन सी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया आपका, भूकंप हो गया, सागर कंप आपका, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अपवाह हो गया, अपवाहन हो गया आपका, पंख प्रवाह हो गया, अवधाव हो गया। ठीक है, आदि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। ये सारी होती हैं गाइस, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से अधिकांश जो आपदाएं हैं वो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं, यानी कि मानव निर्मित नहीं होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्रकृति द्वारा खुद से होता है उत्पन्न, भूकंप भी होता है, वैसे सूखा, बाढ़, ये सारी चीज़ें भी। ठीक है, कुछ में हमारा भी हाथ होता है, लेकिन अधिकतर जो है आपका प्रकृति द्वारा होता है। परंतु मानव के अवांछनीय, अब देखिए कारण भी बता, इसने कहा मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का जो दुष्प्रभाव है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब हम मानते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप सब कुछ आता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो उसकी इंटेंसिटी है, मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं क्रियाकलाप, उसका जो दुष्प्रभाव है ना गाइस, वो पहले से ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है हम लोगों की वजह से। अब जैसे इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हिमालय पर्वत है ना गाइस, हम लोग जानते हैं कि हिमालय की जो अभी ऊंचाई है ना वो धीरे धीरे अभी भी बढ़ रही है, और जो आपका भारतीय प्लेट है, जो आपकी भूगर्भ जो नीचे प्लेट होती है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है अभी भी खिसक रही है, जिसकी वजह से हिमालय जो है अभी भी ऊपर उठता जा रहा है। ठीक है, यानी कि अभी चल रहा है उसका हिसाब किताब। तो लिखा है इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। ठीक है, भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है। ठीक है, नीचे से जो यूरेशियन प्लेट है ना गाइस, तो उससे बार बार टकराती जा रही है। मतलब जब उस पर जाके टकराएगी तो फिर क्या है, जमीन ऊपर की तरफ उठेगी, वही हिमालय जो है ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, निरंतर उत्तर की तरफ गतिशील है, ऊपर जा रही है। ठीक है, और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो गाइस, सबसे ज़्यादा भूकंप हिमालयी क्षेत्र में ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है टकराव होता है आपका जो भारतीय प्लेट है और ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है, यानी कि यूरोप और एशिया को मिला के बना है यूरेशिया। तो यूरेशियन प्लेट है, दोनों एक दूसरे से टकरा रही है, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है वो ऊपर की तरफ खिसक रही है, उत्तर की तरफ। तो उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए हिमालयी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, फिर इसने कहा जो हिमालय के नीचे आपको मिलेगा उत्तरी मैदान, ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो उसमें क्या है, कम शक्ति के भूकंप आते हैं, लेकिन देखिए आते हैं भूकंप, लेकिन कम शक्ति के। जैसे आप कई बार ऐसा देखते हैं, दिल्ली में भूकंप आ रहा है, कई बार आप नीचे तराई में देखते हैं, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश में भी आप कहीं ना कहीं देखते हैं, कभी कभी थोड़े थोड़े देखते तो हैं। ठीक है, जैसे गाजियाबाद हो गया, आप न्यूज़ में आप सब सुनते हैं। अब लिखा है दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है। मतलब इसने कहा कि जो दक्षिण में पठार है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ पे जो भूकंप है आते हैं, बट ना के बराबर। ठीक है, फिर भी यहाँ क्या है, न्यूनतम भूकंप में प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसका मतलब ये कहा गया कि यार हम अभी तक मानते थे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ना उसमें भूकंप नहीं आते हैं, मतलब वो स्थिर भूभाग है। अब उसमें ज़्यादा चेंजेस हो नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे अब ये लग रहा है कि यार अभी जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है ना वो भी आपका स्थिर भूभाग नहीं है, मतलब वहाँ पे भी अभी चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब आपदाएं आ रही हैं। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय मानव ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड, ठीक है, क्या है,
1893 पार्ट 1 2 मतलब 2002 तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। और इसमें देखिए इसने क्या किया है, क्या डिज़ाइन किया है, भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन कोड जो है IMD तथा अन्य एजेंसियों द्वारा जो आंकड़े हैं उसके आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया, आपका भूकंप प्रतिरोधी डिज़ाइन कोड जो है क्या है, डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब ये है भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण आया, अभी हम ये सब पढ़ेंगे। सेस्मिक जोनिंग मैप का नवीन मतलब क्या है कि जो भूकंप क्षेत्र है ना उनको मतलब भारत के टोटल क्षेत्रों को 4 भूकंप क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया है, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो मतलब कि कहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं उसको 1 मान लिया है, उससे कम कहाँ होते हैं उसको 1 मान लिया है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, देखिए इसमें भारत के भू क्षेत्रों को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 जोन यानी कि 4 क्षेत्रों में बांट दिया गया है कि मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ, उससे कम कहाँ, उससे कम कहाँ कहाँ। ठीक है, जैसे कि ये बनाया हुआ है गाइस यहाँ पे देखिए। तो इसमें क्या होता है, पहले थे 5 क्षेत्र, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अभी जो पहला वाला है उसको हटा दिए, पहले और दूसरे को एक साथ मिला दिया और इसको क्या बना दिया, सेकंड। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें जो सेकंड नंबर पे वो है अल्प तीव्रता क्षेत्र, मतलब भूकंप आता है लेकिन बहुत ही कम आता है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपका थर्ड वाले में मिलेगा, उससे ज़्यादा फोर्थ और फिफ्थ वाले में सबसे ज़्यादा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, हमने कहा हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है भूकंप आते हैं। तो देखिए कहाँ है आपका हिमालय क्षेत्र, ये पूरा देखिए आपका क्या है, पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है। जहाँ पे आपके बॉक्सेस बने यहाँ फिफ्थ वाले आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी बना है। और उससे कम क्या है, हिमालय से टच में जो होंगे ऑब्वियसली, और कहीं कहीं देखिए फिफ्थ वाला आपका देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कच्छ में। ठीक है, हमने क्या कहा कि प्रायद्वीपीय भारत स्थिर मान लिया गया था कि स्थिर भूभाग है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं अभी हाल ही में, तो उससे हाल ही मतलब आजकल ही नहीं, थोड़ा सा पीछे चले आए, तो उससे ये हो गया कि जो ये प्रायद्वीपीय भारत भी है ना, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी स्थिर नहीं माना जा रहा है। जैसे कि आप देखिए ये वाला एरिया हो गया आपका, यहाँ पे बॉक्सेस वैसे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो गया तो इसमें भी थोड़ा सा आ गया। ठीक है, अब इसमें है उससे कम वाला आपका गहन तीव्रता क्षेत्र की अगर हम बात करें, पहला था अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र, दूसरा है आपका गहन तीव्रता क्षेत्र। 1 मिनट गाइस देख लिया जाए। ओके, तो गहन तीव्रता क्षेत्र कहाँ होगा, हिमालय से टच में आप मान लीजिए, यानी कि फिफ्थ वाले के टच में आपको मिलेगा ये फोर्थ वाला। तो देखिए गाइस, एक तो ये वाला हो गया, ये सारा आपका देखिए टच में ही है सारा। ठीक है, उसके अलावा गाइस जहाँ जहाँ आपको ऐसे ऐसे लाइंस मिल रही हैं वो सारा आपका फोर्थ में आता है, यानी कि इसकी तीव्रता जो है पहले वाले से, मतलब जो फिफ्थ नंबर पे जो क्षेत्र था तो इससे हो गई, इसकी थोड़ी सी कम है। ठीक है, अब मध्यम तीव्रता क्षेत्र की बात करें तो थर्ड वाला जहाँ पे आपकी डॉटेड लाइन है, ये सारे आपके मध्यम। और अल्प तीव्रता वाले में गाइस ये जो बिल्कुल बीच बीच वाले हिस्से हैं ना, ये हो गए आपके। चलिए आई थिंक आपको, और देखिए गाइस एक चीज़ और हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी फिफ्थ जोन में आता है। ठीक है, और जो आपका ही लक्षद्वीप आपके फोर्थ जोन में आता है, मतलब अच्छी खासी भूकंप की जो मात्रा है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी अंडमान और लक्षद्वीप में। अब देखिए यहाँ लिखा है भूकंपीय क्षेत्र और तीव्रता। एक हो गया आपका भूकंपीय क्षेत्र यानी कि अल्प तीव्रता क्षेत्र, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करी गई है। तो अल्प तीव्रता क्षेत्र यानी कि जो सेकंड वाला क्षेत्र था गाइस, वहाँ पे डैमेज क्या होता है, लो डैमेज होता है। ठीक है, फिर उसके थोड़ी सी ज़्यादा वाला है थर्ड यानी कि मध्यम तीव्रता क्षेत्र, वहाँ पे क्या है, डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स मिलेंगे, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग मिलेंगी। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है गहन तीव्रता क्षेत्र, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मिलेगी। और अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र में वेरी हाई डैमेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो आपको मोस्टली आपको कहाँ देखा था, हम हिमालय क्षेत्र में देखा था और थोड़ा सा गुजरात के कच्छ वाले एरिया में देखा था और थोड़ा बहुत देखा है महाराष्ट्र में थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे क्षेत्र यानी कि जोन 5 की बात करते हैं। तो इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक मतलब यानी कि जोन फैक्टर यहाँ पे लिखा है 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक जो है क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है ये अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है। और भारत में जम्मू कश्मीर यानी कि ये क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख, और क्या है गाइज आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के कुछ भागों, और फिर यहाँ पे एक दे रखा है
कच्छ का रण हो गया, और उसके बाद हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग आता है? इसमें लिखा है कि 10.9% भाग आपका जोन 5 में आता है भूकंप के। तो जोन 4 में देखते हैं तो एसआई कोड के तहत, देखिए जोन 5 में कितना था 0.36 एसआई कोड के तहत। अब जो जोन 4 है वहाँ पे आपका एसआई कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी क्या? दिल्ली। तो आप हिमालय से टच में आप ले लीजिए, हिमालय से आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान, जो उत्तरी गंगा का मैदान था गाइस, वहाँ पे देखिए आपको मिलेगा आपका जोन 4। तो भारतीय गंगा मैदान हो गया। शेष हिमालय, जो बचा हुआ हिमालय वो हो गया गुजरात का शेष भाग हो गया, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र हो गया है, सिक्किम हो गया, इसमें शामिल है। और गाइस ये जो क्षेत्र, मतलब जो जोन 4 है वो कितने एरिया को कवर करता है भारत के? वो 17.3% एरिया को कवर करता है। और जो जोन 5 था वो कितने एरिया को कवर करता है? 10.9। और ये कितने का? 17.3 को कवर करता है। चलिए अब जोन 3 की बात करते हैं। यहाँ और कम तीव्रता का भूकंप आएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसका क्षेत्र कारक कितना है? 0.18। तो पहले वाले का 0.36 था, जोन 4 का है आपका 0.24 और जोन 3 का है 0.18। ठीक है। अब ये जो जोन 3 वाला है वो गाइस लक्षद्वीप में मिलेगा, पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीपीय भारत के भ्रांशित क्षेत्रों में मिलेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदान का जो दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग में आपको जोन 4 मिलेगा, दक्षिणी भाग में गंगा मैदान में जोन 3 मिलेगा। और लिखा है कि ये क्षेत्र का मतलब ये भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर करता है? तो गाइस वो है 30.4% को ये कवर करता है जोन 3। अब देखिए वैसे हम जोन 2 पे आ जाते हैं तो उसका क्षेत्र कारक कितना है? 0.10 है। ठीक है, 0.10 है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूर्व के जोन 1 और जोन 2 को समाहित करके अब एक जोन बना दिया गया है जोन 2। ठीक है, का मतलब हमने पहले कहा था ना, पहले 5 जोन थे, 1 2 3 4 5। अब 1 और 2 को एक कर दिया गया और जोन 2 नाम रख दिया गया। तो इसमें जो है भारत का कितने % भूभाग आता है? तो गाइस 41.4% आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आता है, मतलब इसी जोन में आता है। और कर्नाटका जो पठार है, कर्नाटका पठार प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही है, और यह सबसे कम भूकंप प्रवणता मेखला से क्या है? सम्मिलित है। तो गाइस यहाँ पे देखिए फिर से आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कितना है, जोन 2 में कितने % भाग आता है? 41%। जोन 3 में आपका 30% आता है। तो 30-41 यानी कि 71% भाग पे तो भारत के ना के बराबर ही भूकंप आते हैं। ठीक है, और जो भूकंप आते हैं वो आपके देखिए कितने में आते हैं, यहाँ पे आपका है 17%, और यहाँ है आपका कितने % भाग है? 10% था। ठीक है, तो 10 + 17 में थोड़े बहुत भूकंप, मतलब इतने % भूभाग में आपको थोड़ा बहुत भूकंप देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस यहाँ नेक्स्ट जो है आपका वो है सुनामी। तो सुनामी आपको पता है, सुनामी नाम आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, लिखा है कि ये जापानी शब्द है सुनामी। तो की मीनिंग सु और नामी दोनों से मिलकर क्या बना है आपका? सुनामी। तो सु मतलब होता है हार्बस और नामी मतलब होता है वेव। ठीक है, तो भारत की हाई पावर्ड कम्युनिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, सुनामी किस वजह से आती है? देखिए समुद्र के अंदर अगर भूकंप आता है तो क्या है, उसकी वेव्स ऊपर तक आती हैं और पानी में भी वेव्स उठती हैं और वो तट तक पहुंच जाती हैं देशों के। तो तटों पे क्या होता है? अच्छी खासी क्षति पहुंचती है। फिर दूसरा ये किसकी? भूस्खलन। भूस्खलन गाइस मतलब जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि जो नीचे की प्लेट्स है वो हिलती हिलती रहती हैं। ठीक है, और लिखा है ज्वालामुखी उद्गार, अगर समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फूटता है तो गाइस उसकी वजह से भी क्या है आपकी सुनामी आ जाती है। ठीक है, जैसी घटनाओं से पैदा होती है। अधिकांश सुनामी समुद्र अधस्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। मतलब इसने कहा जो मैक्सिमम सुनामी है वो समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं ना उसकी वजह से आती है। ठीक है, उसके बाद लिखा है सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंप समुद्री लहरें भी कहते हैं। ठीक है, बंदरगाहों पे आती है, भूकंपों की वजह से आती है इसलिए। ठीक है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन कब? जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया है। देखिए क्या सुनामी वार्निंग सेंटर कब से? 2005 से। कहाँ पे? हैदराबाद में। 2005 से क्यों? क्योंकि जो भारत में सुनामी आई थी वो 2004 में आई थी, तो उसी के अगले साल ये मतलब इसको मतलब स्टार्ट किया गया। देखिए लिखा है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का
कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ। और कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में क्या लिखा है यहाँ पे, फॉल्स डीवी पॉइंट से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो गाइस आपको कहाँ मिलेगा कोरोमंडल तट, तो ये वाला साइड आपका जो होता है ना उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो सुनामी अगर यहाँ आती है तो इसका प्रभाव यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा गया। और कब देखा गया, 26 दिसंबर 2024 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखे भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका मुख्यालय कहाँ है, ये याद रखिएगा, मुख्यालय जो कि है नई दिल्ली में, गई के अधीन एक एजेंसी है, नहीं सॉरी नई दिल्ली में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 1875 में हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन क्या है, ये एक एजेंसी है। तो कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा आता है, IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। कब स्थापना होती है, 1875 में होती है। और इसने लिखा है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उप निदेशक स्तर का कार्यालय कहाँ पे है, आपको पुणे में मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बना, ठीक है। अब ये इसकी बात कर रहा है कि IMD का जो कोलकाता अभी कहाँ पे है, नई दिल्ली में। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले तो कहाँ पे बना था, जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1905 में इसको शिमला ले आया गया, 1928 में ये पुणे पहुंच गया, और फिर क्या होता है 1944 में ये कहाँ जाता है, दिल्ली। मतलब ये घूमता रहा, कलकत्ता से शिमला, शिमला से पुणे, पुणे टू दिल्ली, अभी दिल्ली में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। मतलब अब कहानी शुरू हो रही है बाढ़ की। तो गाइस बाढ़ क्या होता है, जिसमें मतलब इसने कहा नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की वो स्थिति जिसे बाढ़ कहते हैं, क्या, जिसमें भूमि का कुछ भाग जो है जलमग्न हो जाता है। मतलब नदी बह रही है, नदी के साइड में भूमि है, अब क्या हो रहा है कि पानी का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया, और वो जो साइड में भूभाग था, जो क्षेत्र था, उस पर भी पानी आ जाता है, ठीक है। यानी कि जलमग्न हो गया, उसे जलमग्न होना कहते हैं, ठीक है। तो मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है, बाढ़ का आना होता है, ठीक है। अगर हमको नहीं पता मानसून कब आ रहा है, ठीक है, अनियमित तरीके से आ रहा है, तो वो एक कारण बन सकता है बाढ़ आने का। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन, इसमें लिखा है फ्लड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, ठीक है। फिर लिखा है इस संगठन ने देश के 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 166 स्टेशनों को क्या है, चिन्हित किया है, ठीक है। तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो गई गाइस, हालांकि 166 आप स्टेशंस की याद रखिए। तो 14 बाढ़ प्रभावित राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इतने में कितने स्टेशन आ रहे हैं, 166, जिसमें सर्वाधिक यानी कि 35 जो स्टेशन है वो आपको कहाँ मिलेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेशन कहाँ मिलेंगे, उत्तर प्रदेश। इसका मतलब क्या ये है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ ज़्यादा आती है। तो लिखा है उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यानी कि 3 तरह के हैं यहाँ पे बाढ़ प्रवण क्षेत्र यूपी में। उच्च जहाँ ज़्यादा आती होगी बाढ़, मध्यम और निम्न जहाँ कम आती होगी। तो उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का कितना परसेंट आता है, 48% आता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 48% भाग में जो है बाढ़ थोड़ी सी ज़्यादा आती है, ठीक है। फिर लिखा है उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को क्या है, आच्छादित करता है। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए वो बिहार से भी टच में आता है, और बिहार में भी आप जानते हैं अच्छी खासी बाढ़ आती है। इसमें लिखा है 14 बाढ़ प्रवण क्षेत्र बाढ़ प्रभावित राज्यों में जो है 32 स्टेशनों के साथ जो है बिहार आपका देखिए दूसरे स्थान पे। मतलब फर्स्ट नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश जहाँ पे 35 स्टेशन है, और सेकंड नंबर पे आ गया आपका बिहार जहाँ पे 32 स्टेशन है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, अब बाढ़ की कहानी हो गई खत्म। अब हम आते हैं चक्रवाती तूफान या चक्रवात पे। तो आई होप आप लोग जानते हैं गाइस, इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं, और आपने अधिकतर देखा होगा बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए, तो अरब सागर में भी आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में थोड़े ज़्यादा आते हैं। अब लिखा है वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायु पिंड होते हैं।
घूमते हैं ऐसे करके। फिर लिखा है उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है घड़ी की सुई के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है उसकी दिशा में। मतलब जो ये ग्लोब है ना गाइस, तो अगर हम बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर हम बात करें जो चक्रवात ऐसे घूमते हैं ना, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है वो इस डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें घड़ी की सुई की दिशा में ही घूमते हुए चक्रवात आते हैं। तो भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। मतलब दोनों में ही आते हैं, बंगाल की खाड़ी में भी आते हैं और अरब सागर में भी आते हैं। तो गाइज ये है आपका बंगाल की खाड़ी इधर वाला, और ये है आपका अरब सागर। तो भारत में चक्रवात ओके, तो लिखा है बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। मतलब इसने कहा कि जो आपका बंगाल की खाड़ी है ना, तो मतलब ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे क्या होता है अधिक ताप के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो है अधिक चक्रवात आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है यहाँ उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं। अभी हमने कहा क्योंकि भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है तो वहां पे तो विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी से मार्च, ठीक है, और मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मतलब इसने एक टाइम पीरियड बताया है कि जनवरी से मार्च की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका श्रीलंका और ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो चक्रवात उठ रहा है वो इन दोनों को प्रभावित कर रहा है। कब की बात कह रहा है, ये जनवरी से मार्च कह रहा है। फिर हम मध्य में चले जाते हैं थोड़ा, तो ये आपको ये किसको प्रभावित कर रहा है, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश और यहाँ पे है उड़ीसा, तो इनको प्रभावित कर रहा है ये, ठीक है, जो आपका मध्य में आते हैं चक्रवात, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे हैं दोनों। अब लिखा है मानसून काल, यानी कि मानसून काल यानी कि जब बारिश आती है वो कब आती है, जून से सितंबर के मध्य। इन चक्रवातों की उत्पत्ति जो है मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है। यानी कि जब मानसून काल होता है ना गाइस, तो एक तो नीचे वाला ये छोड़ दीजिए, एक मध्य वाला और ये वाला ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जब मानसून चल रहा होता है यानी कि जून से सितंबर में जो चक्रवात आता है वो ऊपर की साइड आता है, मतलब मध्य और ऊपर में, मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होता है, जिससे क्या होता है उड़ीसा और क्या है पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो गाइस जो हमने नीचे वाला पढ़ा था वो हमने कहा श्रीलंका और तमिलनाडु को प्रभावित कर रहा था, मध्य वाला आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कर रहा है। तो इसने कहा कि जब मानसून आता है तो वो उड़ीसा को करता है, और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में जो होता है वो आपका वेस्ट बंगाल को करता है। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आपको ऊपर मिलेंगे। आप मैप खोल के जरूर बैठा करिए दोस्तों, अगर आपने पहली बार आप कहानी सुन रहे हैं ज्योग्राफी की तो, ठीक है, तो अच्छे से याद होगा, समझ में आएगा मतलब, ठीक है। अब लिखा है कि मानसून पश्चात यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा बंगाल तट को क्या है प्रभावित करते हैं। मतलब अब इसने कहा कि जैसे ही आपका और आप आगे चले जाते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो ये मध्य वाला थोड़ा सा परेशान करता है और दक्षिण वाला करता है। तो वो किस किस को करेगा, वो इसको भी करेगा, तमिलनाडु को भी करेगा, मतलब श्रीलंका को भी करेगा, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, उड़ीसा को भी करेगा और थोड़ा सा बंगाल को भी करेगा। ओके, फिर लिखा है उड़ीसा चक्रवात बाढ़ सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया गाइस। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हर एक आपदाओं से कौन सा है। मतलब जो उड़ीसा है वो चक्रवात से भी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, बाढ़ से भी होता है, अच्छी खासी नदियां बहती हैं वहां पे, और सूखे से भी होता है, तीनों से ही होता है। तो जिस कारण ये अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। कौन, उड़ीसा, याद रखिएगा उड़ीसा, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान। अब हम बात करेंगे भूस्खलन की, क्या होता है भूस्खलन। ओके, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है गाइस। अगर आप कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं ना वो वापस से नीचे आती है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। पहाड़ों पे अगर कोई पत्थर है ना गाइस तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से खिसकता हुआ, लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो भूस्खलन आपने सबसे ज्यादा कहाँ सुने होंगे गाइस, जो आपके पहाड़ होते हैं वहां पे आप लैंडस्लाइड जो होती है ना वही है, ठीक है, लैंडस्लाइड होती है वही भूस्खलन है, ठीक है। पहाड़ टूटते हैं ऐसे करके गिरते हुए चले जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान और मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की प्रक्रिया क्या होती है, भूस्खलन होती है। ये पहाड़ है, यहाँ से थोड़ा सा टूटेगा, यहाँ गिरने लगेगा, फिर यहाँ पे सड़क होती है वो हो जाती है ब्लॉक बंद, ठीक है, फिर लग जाता है जाम, ठीक है। लिखा है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। मतलब हिमालय क्षेत्र जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा भूस्खलन। इसका प्रमुख कारण क्या है, भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ, देखिए हमने अभी पढ़ा है कि जो हिमालय क्षेत्र है जोन 5 में आता है, यानी कि वहाँ पे अच्छे खासे भूकंप आते हैं तो पहाड़ थोड़े बहुत टूटते जाते हैं और भूस्खलन होता जाता है। दूसरा कारण क्या है गाइस, आजकल हम लोग पहुँच गए हैं पहाड़ों पर, ठीक है।
सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या करने लगे हैं, सड़क बनाने लगे हैं, बांध बनाने लगे हैं। ऐसे ही सब क्या होती है, ये होती है मानवीय क्रियाकलाप। इसकी वजह से जो है भूस्खलन की मात्रा क्या है, बढ़ गई। जब आप देखते होंगे ना, अगर आप पहाड़ों पे गए होंगे गाइस, मैं तो हूँ उत्तराखंड से, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब वहाँ पे क्या होता है कि जब सड़कें बनती हैं तो गाइस उसको जो है छोटे छोटे बॉम्ब जैसे होते हैं, उससे क्या करते हैं, पहाड़ों को ना उड़ाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ों को पर क्या है, पहाड़ों को तोड़ा जाता है उससे। तो ये भी एक कारण है। जब देखिए भूकंप भी वही काम करता है, थोड़ा सा इधर उधर खिसकाने का काम करता है, तो वो भी करता है, जिसकी वजह से। और बांध से क्या होता है गाइस, नॉर्मली पानी आपका बहता जा रहा है या जो भी है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप बांध बना देते हैं तो पानी का प्रेशर एक जगह पे पड़ता है, जिसकी वजह से नीचे चीज़ें जो नॉर्मल होती है उससे अलग हट जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी एक जो है क्या कारण हो जाता है, किसका, बाढ़ मतलब सॉरी भूकंप आने का कारण हो जाता है। ठीक है, भूकंप आएगा तो ऑब्वियसली भूस्खलन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब लिखा है यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिजों के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य होते हैं। खनन कार्य भी आप जानते हैं, छोटे छोटे बम लगाते हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, जगहों को में गड्ढे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, जिसके कारण हिमालय में क्या होता है, भूस्खलन की जो आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी मतलब आज जैसे एक होता है कि आज भूकंप आ गया या जो भी भूस्खलन हो गया, फिर 2 साल बाद हुआ। अब क्या हो रहा है कि आज भी हो रहा है, अगले महीने अगले महीने अगले महीने, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, बढ़ गई है, यानी उसकी आवृत्ति बढ़ गई है। तो भारत में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, हेतु निवारक और संरक्षी उपाय, तैयारी और मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ पे करी गई है, लातूर, महाराष्ट्र में। तो गाइस क्या आपदा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, ये सब याद रख लीजिएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपदा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, लातूर, महाराष्ट्र में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो नोट्स हो गए हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, पढ़ के समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि यस मैम, हाँ 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 समझ में आ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे भी याद नहीं है अभी, तो हैं थोड़े बहुत, 19 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है गाइस, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो हम कहाँ पहुँच गए, लिखा है कि सन 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निकट तटों में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावित कौन सा हुआ था तट, कोरोमंडल तट हुआ था दोस्तों। और सुनामी कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 में आई थी। अगर इस यहाँ लिखा है हिंद महासागर में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि हुदहुद, ओके, ये नाम है गाइस, चक्रवात के भी नाम रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं, अगर कहीं पर आएगा तो हम जरूर, जब चक्रवात पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि चक्रवात के भी नाम रखे जाते हैं। किस तरह रखे जाते हैं ये हम देखेंगे। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो वैसे इसमें लिखा है आंध्र प्रदेश। चलिए तो इसमें देखिए एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे 2016 का क्वेश्चन है, 2014 की कहानी है। तो लिखा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इससे भारत के कौन कौन से राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी इसने प्रभावित किया। मतलब अगर आप सोचें कि तट पे ही क्षति पहुंचती है तो ऐसा नहीं है, अंदर भी थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी जो आया था आप कुछ महीने पहले, तो गाइस उसका प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला होगा। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था जो मुंबई की साइड आया था। ठीक है, तो लिखा है कि इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट जो है सर्वाधिक प्रभावित हुआ था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इससे प्रभावित रहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। अभी हमने देखा कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में हुआ था। कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय मौसम विभाग विज्ञान स्थापित है। अभी हमने देखा गाइस उसकी कहानी कि पहले कहाँ था, कलकत्ता में था, कलकत्ता से कहाँ पहुंचा, फिर वहां से कहाँ पहुंचा, ऐसे करके तो कहाँ लास्ट में कहाँ पहुंचता है, नई दिल्ली पहुंचा है। देखिए क्या लिखा है कि 1975 में स्थापित होता है। सबसे पहले कलकत्ता होता है, 1905 में ये शिमला पहुंच जाता है और 1928 में पुणे पहुंच जाता है। देन 1944 में ये दिल्ली में आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची दे रखी है, बाढ़, भूकंप, सूखा और चक्रवात। तो देखिए इसने लिखा है कि जो आपका हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, तो गाइस ये गिरिपदीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए हमने अभी एक चीज़ पढ़ी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको बाढ़ थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे स्टेशंस भी जाते थे, 35, 33 करके थे। तो ये बाढ़ के लिए हो सकता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और
बिहार। ठीक है, अगर हम भूकंप की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे भूकंप थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो आप मान लीजिए कि भूकंप आपका हिमालय से मे बी रिलेटेड हो। अब आप बात करें चक्रवात की, तो चक्रवात आपका तटों पे आता है, तो मध्य पूर्वी भारत, झारखंड, उत्तरी ओडिशा। तो गाइस इसमें आंसर मे भी हो सकता है जो आपका सूखा ओके चक्रवात है वो ओडिशा पे आता है, वो तो हम जानते हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत असर मे भी झारखंड पे पड़ता हो, और सूखा इसमें मध्य पूर्वी भारत। ओके, चलिए देखते हैं एक बार हम लोग क्या सही है क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या, इसमें आंसर है बी, यानी कि बी देख लेते हैं कौन सा है। पहले का तीसरा उत्तर प्रदेश बिहार सही था हमारा। भूकंप आपका हिमालय में आता है, और सूखा आपका मध्य पूर्वी भारत में आता है। चक्रवात आपका सही है। तो गाइस हमने सब सही लगाए थे ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आइए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। लिखा है वर्तमान में देश के 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 166 क्या है स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 35, सेकंड नंबर पे आपका आता है बिहार 32। तो भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में हिमालय और गिरिपतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत और सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। फिर सूखा से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा है, मध्य पूर्वी भारत। फिर लिखा चक्रवात सामान्य रूप से कहाँ भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है, कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं। ठीक है, अतः मध्य पूर्वी भारत जो है बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, और इसमें क्या है उड़ीसा राज्य के में चक्रवात की आवृत्ति क्या है सबसे ज्यादा आती है, मतलब चक्रवात सबसे ज्यादा। अब लिखा हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है, यानी कि भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमानों पर खननकार हुए हैं। तो दोस्तों दोनों ही हुए, और खननकार एक कारण भी है आपका भूस्खलन का। तो इसका आंसर हो सकता है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है ए। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है सेम, यानी कि ये व्याख्या हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों ये व्याख्या आप पढ़ लीजिए मन करे तो, ठीक है, नहीं तो ये हमने नोट्स में पढ़ लिया है, वही जो मैंने कहानी सुना दी वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में जो है चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। तो ए हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि अभी हम नोट्स में पढ़ के आए हैं कि बंगाल की खाड़ी अधिक गर्म में अधिक गर्मी के कारण। तो वैसे इसका आंसर भी ए ही है। ठीक है, ये हम अभी नोट्स में पढ़ के आए हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो जब हम दोस्तों चक्रवात पढ़ेंगे ना, तो आप ये निम्न दाब की कहानी को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो चक्रवात का केंद्र होता है ना वहाँ पे लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न दाब होता है। ठीक है, तो ये हम तब पढ़ेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए कि अगर निम्न दाब होता है तो चक्रवात, अगर उच्च दाब होता है तो प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। बस अभी इससे ज़्यादा समझ ही नहीं। ठीक है, यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में विपरीत दिशा में चलते हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में क्या है उत्पन्न होने वाले चक्रवात, क्या दक्षिण में जो उत्पन्न होते हैं वो तमिलनाडु और श्रीलंका को प्रभावित करते हैं जनवरी से मार्च में, और मध्य बंगाल की खाड़ी में जो उत्पन्न होते हैं वो आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में को प्रभावित करते हैं। फिर जो आपका मानसून काल यानी कि जून और सितंबर में आता है वो आपको उड़ीसा और बंगाल की उड़ीसा मतलब जो मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आता है वो गाइस किसको, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसलिए मानसून पश्चात यानी अक्टूबर और दिसंबर में क्या होता है, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में आते हैं चक्रवात, और ये किसको प्रभावित करते हैं, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे, देखिए गाइस लिखा है सेम, यानी नोट्स की तरह ही है। ये जो नोट्स में हम पढ़ चुके, एक भी लाइन नहीं लिखी नहीं थी इसमें। देखिए 8th क्वेश्चन है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवात द्वारा अधिक प्रभावित है। मतलब इसने कहा पूर्वी तट पे चक्रवात ज्यादा आते हैं क्या। तो गैस ये है आपका पूर्वी तट और ये है आपका पश्चिमी तट। तो इसने कहा यहाँ चक्रवात ज्यादा आते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला सही है। अब लिखा भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी यानी कि ऐसी। तो गैस ये भी सही है। चलिए इसका आंसर है बी, क्योंकि ए दोनों सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन इसमें क्या है जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों अलग अलग कहानियां चल रही हैं दोनों में। ठीक है, तो अभी जो हम व्यापारिक पवनों का भी हम सब कुछ पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट जो है चक्रवात से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बकवास नहीं गई, वही सेम चीज लिखी। अब दूसरा इसने लिखा है कि भारत के पूर्वी तट जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ये आपका है गोलार्ध। तो हम गए गोलार्ध
क्या बोलते हैं इसे, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध, नीचे है आपका दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से हम पहुंच जाते हैं 30 डिग्री अक्षांश पे उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पहुंच जाते हैं 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। तो गाइस जो उत्तरी, जब ये आपकी ये वाली होती है ना, तो यहाँ पे पवनें इस तरह से बहती हैं, ठीक है। ये होता है उत्तर पूर्वी पवनें हो गई, ठीक है। और ये आपकी जो पवनें हैं इनका नाम होता है व्यापारिक पवनें। और अगर हम यहाँ पे भारत की स्थिति की बात करें ना गाइस, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए भारत हो गया, ओ थोड़ा सा नीचे हो गया, तो गाइस ये हो गया आपका भारत। तो ऑब्वियसली जब आपकी इस तरह से चल रही हैं पवनें, तो इसने कहा है जो उत्तर पूर्व मतलब ये पूर्वी तट जो है, तो गाइस आपको पता है पूर्वी तट कौन सा है, ये वाला आपका पूर्वी तट है। तो ये क्या होता है, व्यापारिक पवनों, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में आता है। तो बिल्कुल सही है, ये अगर आपकी डायरेक्शन ऐसी है तो हम इसे उत्तर पूर्व ही कहेंगे, क्योंकि देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये उत्तर पूर्व से स्टार्ट हो रही है, और इन पवनों को बोलते हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है। अब इसके बाद में जो ये वाली जाती है गाइस, ये होती है पछुआ पवनें, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो ऐसे चलती है वो होती है ध्रुवीय, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे जब ये हमारा चैप्टर आएगा, अभी नहीं। अब लिखा है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, एक। फिर इसमें कारण लिखा है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। चलिए, तो गाइस इसका आंसर क्या है ना, इसका आंसर है ए, यानी कि दोनों चीजें सही हैं, मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर ही ए की सही व्याख्या करते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे। देखिए लिखा है भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार कोयना बांध के नीचे एक भ्रंश जोन जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। हमने कहा जब आप कोई बांध बनाते हैं तो बांध के पीछे गाइस क्या होता है, पूरा का पूरा एक जलाशय होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उसकी वजह से जमीन में क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। तो इसने कहा कि जो नीचे वाला साइड है ना, वो निरंतर क्या होता जा रहा है, कमजोर। इससे क्या होगा, कोयना क्षेत्र के निकट क्या है, भविष्य में अधिक भूकंप आने की आशंका हो सकती है। ये हम भूकंप वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो अभी हमने पढ़ा ओडिशा में आती हैं सबसे ज्यादा, सब कुछ आता है, चक्रवात, बाढ़, सूखा उखा सब कुछ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है कौन सी जगह पे करी जा रही है। तो गाइस अभी हमने पढ़ा लातूर महाराष्ट्र में करी मतलब है, ठीक है, तो स्थापना हुई है। अब लिखा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्तर तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, उच्च तीव्रता की, सॉरी, यानी कि जोन 5 में कौन सा नहीं आता है। तो गाइस जोन 5 में आता कौन सा है, हिमालय वाले क्षेत्र आते हैं, आपका कच्छ आ जाता है गुजरात का, और अंडमान निकोबार आ जाता है। अब इसमें से देखिए हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सा है, तो उत्तराखंड आपका हिमालय क्षेत्र में आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका हिमालय क्षेत्र में आ जाएगा, और कच्छ में हमने देखा था कि जोन 5 था। अब बचा है कर्नाटका पठार, तो गाइस यही नहीं आता है, बाकी सब आते हैं, ठीक है। तो भारत का तो आंसर तो गाइस यही है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या लिखी है कहानी आगे। तो गाइस इसमें हम कहानी कुछ ज़्यादा ही लिख दी है इसने, तो ये सब वही चीज़ है, इसको आप मन से पढ़ लीजिएगा दोबारा, हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब वही है जो नोट्स में हम पढ़ के आ चुके हैं, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत को कितने भूकंपीय जोखिम आंचलों में विभाजित किया गया, कितने जोन में विभाजित किया गया। तो गाइस यहाँ पे है आंसर है 4। पहले कितना था, 5 था, और जो अब हो गया है 4, यानी कि 2 3 4 5। पहले 1 2 3 4 5 था, अब 1 और 2 को एक करके सिर्फ 2 कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहानी लिखी है, 4। तो भुज, हैदराबाद, श्रीनगर और चेन्नई। तो इसको बताना है गाइज ये कौन से भूकंप जोन में आता है। चलिए आइए यहाँ पढ़ते हैं। तो लिखा है भुज जो है आपका 5th में आता है, यानी अच्छी खासी भूकंप यहाँ पे आती होगी, तीव्रता वाली। हैदराबाद आपका उसके बाद, अच्छा श्रीनगर भी देखिए आपका हिमालय क्षेत्र में आता है, वहाँ पे भी अच्छा खासा भूकंप आता है, अच्छी तीव्रता वाला, ठीक है। उसके बाद जो हैदराबाद 2 है और चेन्नई भी 2 है, ठीक है। ये इसमें कम भूकंप आता होगा, कम क्या, बहुत ही कम। अब लिखा है पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता जो है बढ़ गई है, गाद के निक्षेपों के कारण नदी घाटी की गहराई में कमी आ गई है। तो गाइस इसका आंसर होगा ए, क्योंकि दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। देखिए आंसर है ए। तो देखिए एक चीज हम पहले समझ लेते हैं, जब नदियां बहती हो जाती हैं तो अपने साथ जो है गाद मतलब अवसाद, यानी कि मिट्टियाँ, कंकड़, पत्थर, ये सब अपने साथ ले जाती हैं। अब जब ये ले जाएंगी तो जो
और कहीं जाके अगर ये पत्थर गाद वाद सब रुक गए, ठीक है, तो वहाँ पे जो इतना अगर गहराई है नदी की, तो गाइस वो गहराई आपकी हो जाएगी कम, लेकिन पानी का फ्लो तो उतना ही है। तो पानी क्या करेगा, नदी से बाहर होके बहने लगेगा। तो जब पानी बाहर होके बहने लगेगा तो गैस वो बाढ़ ही कही जाएगी, ठीक है। सपोज कि कोई गांव है, साइड में नदी बह रही है और नदी जो है नीचे से बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब जो पानी तो उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था, तो वो क्या है, अब पानी ऊपर उठेगा और वो गांव में बहने लगेगा, हम उसको क्या कह देंगे, बाढ़। तो विगत 2 वर्षों में क्या होता है, उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ की जो बारंबारता है वो बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमुख कारण यही है, नदी की जो घाटियां हैं उसमें गाद निक्षेप के कारण छिछला होना मतलब उसकी गहराई का कम हो जाना। गहराई में कमी होने के कारण क्या है, सामान्य वर्षा में भी बाढ़ के आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मतलब इसने ये कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तभी बाढ़ नहीं आएगी, नॉर्मल बारिश भी होती है ना तो उससे भी बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा भी पानी वो अपने में नहीं समा पाएगी, नदी बाहर ही आ जाएगा पानी। भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र राज्य कौन सा है, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो गाइस इन सब में तो हमने देखा बिहार है गाइस, लेकिन अगर हम स्टेशंस की बात करें ना, बाढ़ प्रवण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे तो गाइस आंसर था 35 स्टेशन थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वो है गाइस कौन सा, बिहार। और आप एक चीज़ यहाँ पे आंसर बताइएगा कि जो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, तो वेस्ट क्या लिखा है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो वैसे इसका आंसर है पूर्वी क्षेत्र। चलिए एक लिखा है उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च मतलब उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है ना उसे उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र, मध्य बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण में विभाजित किया गया है। तो उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र कितना है, 48% जो है आपका उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है, ठीक है। और ये जो है आपका पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है, मतलब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों, देखिए गाइस ये इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2018 यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक जो क्षति है विकासशील देशों में करती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्या आप जो प्राकृतिक आपदा है उसकी वजह से क्षति विकासशील देशों में होती है। दूसरा लिखा है कि जो भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, ठीक है। तीसरा लिखा है भारत आपदा युक्त देश है, मतलब यहाँ क्या आपदा ही आती रहती है। फिर लिखा है मैंग्रोव चक्रवातों को के प्रभाव को क्या कम करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के साथ साथ हम समझते हैं। लिखा है प्राकृतिक आपदाओं के कारण सर्वाधिक जो क्षति होती है विकासशील देशों में होती है। पहली चीज क्यों गाइस, ऐसा क्यों है, देखिए हम लोग क्या है इतनी टेक्नोलॉजी अभी हम डेवलप ही नहीं कर पाए हैं कि हम इन सारी चीज़ों से निपट सके। जैसे कि आप बात करें अगर जापान की, तो जापान से ज़्यादा भूकंप शायद कहीं भी नहीं आता होगा, फिर भी वहाँ पे इतनी क्षति मतलब इतना परेशान नहीं है लोग, क्योंकि वो उस चीज़ को टैकल करना जान गए हैं, उस चीज़ से कैसे निपटा जाए ये चीज़ जान गए हैं जापान में। हम लोग अभी काफ़ी पीछे, इसलिए हम कहते हैं हम लोग या विकासशील देश और भी हैं, जैसे आपके अफ्रीका में बड़े सारे हैं, ठीक है। तो ये अभी नहीं इतना समझ पाए हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए, ठीक है। दूसरा लिखा है जो भोपाल गैस त्रासदी है मानवीय चूक का परिणाम थी, बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट में क्या है मैथिल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस के रिसाव के कारण हजारों लगभग 3800 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये मानव निर्मित थी, ठीक है, हमारी गलती मतलब मानव की गलती के कारण हुआ था। अब लिखा है मैंग्रोव वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण क्या करते हैं, चक्रवात के प्रभाव को कम कर देते हैं। देखिए मैंग्रोव आपको अधिकतर कहाँ मिलेंगे गाइस, यहाँ पे मिलेंगे तट पे, ठीक है। अब चक्रवात भी यहीं पे आता है, तो चक्रवात आता है तो वो अपने पानी को इस तरह से आगे ले जाता है, तो मैंग्रोव जो होते हैं ना थोड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं गाइस, ठीक है, तो वो उस पानी के बहाव को ना तट पे आने से थोड़ा सा रोक लेते हैं। अब लिखा है भारतीय प्राकृतिक आपदाओं के बेहद संवेदनशील सुभेद्य देश है। भारतीय जो है बिल्कुल सही है, भी भारतीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए क्या है, संवेदनशील है, सुभेद्य है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने भी भारत को विश्व के 10 सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में से एक घोषित किया, मतलब हाँ अच्छी खासी यहाँ पे आपदा प्रॉब्लम्स आती है। तो इसमें लिखा है कथन 3 में उल्लिखित है कि भारत आपदा युक्त देश है,
जो कि सत्य प्रतीत होता है। हाँ, आती है आपदा। तो अब कहानी आप देख लीजिए। हालांकि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में कथन 3 में क्या लिखा था कि इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री, मतलब अच्छा यहाँ पे गलती क्या हुई है ना दोस्तों, हिंदी में लिखा है भारत जो है आपदा युक्त देश है, और इंग्लिश में लिखा था वही क्वेश्चन, इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री, यानी कि आपदा मुक्त हो गया। तो गाइस हिंदी में लिखा है आपदा युक्त, इंग्लिश में लिखा है आपदा मुक्त। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, तो अधिकतर ऐसा होता है ना दोस्तों, अगर यहाँ पे गलती हिंदी इंग्लिश की होती है तो इंग्लिश वाला जो ऑप्शन होता है या वो सही होता है, ठीक है, हिंदी वाला गलत होता है। तो क्या होगा ये, आप मतलब माना क्या जाएगा, इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री। ओके, चलिए बाकी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र, तो बाढ़ से कौन सा, भूकंप और सूखा और सुनामी से। तो देखिए गाइस यहाँ पे चलिए हिसाब किताब लगाते हैं हम लोग। भूकंप तो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कहाँ आता है, हिमालय क्षेत्र में आता है, तो इसका तो आंसर तो सबको ही पता होगा दोस्तों, भूकंप कहाँ आ रहा है। ठीक है, बाढ़ उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में ही सबसे ज़्यादा आ रही है, तो गाइस इसका आंसर भी अब आप बता सकते हैं। सूखा आपका पश्चिम मध्य भारत के क्षेत्र में है। देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि पश्चिम में आपका राजस्थान आ जाता है, मध्य भारत में आपका कौन सा आ जाता है, मध्य प्रदेश का एरिया भी आ जाता है, राजस्थान। ठीक है, तो गैस इसको ये मान लेते हैं। सुनामी आपका तटों पे आती है, और तट पे क्या है, भारत के दक्षिणी तट, देखिए तटीय क्षेत्र लिखा है, तो ये मान लेते हैं, यानी आंसर है 2, 1, 3, 4। चलिए देखते हैं, तो 2, 1, 3, 4 यानी कि आंसर है ए। तो गाइस ये सही हो गया। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो हो गया खत्म। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो गाइस आपका काम है एक लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, सच में अच्छा लगा तो आप कमेंट करके एक बार से थोड़ा सा बताइए, थोड़ा मोटिवेट हम भी हो जाएं, थोड़ा खुश हम भी हो जाएं। ठीक है, अगर सच में पसंद भी आया हो तो अपने 1-2 फ्रेंड को शेयर भी कर देना मन करे तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप वीडियोस देखिए, अगर आपको सच में लगे कि कुछ अलग है, कुछ अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मेरा जो चैनल है वो है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं हम इस वीडियो को एंड। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। आइए देखते हैं कौन सा है वो नेक्स्ट चैप्टर। तो गाइज ये रहा आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 मिट्टियाँ। अब हम मिट्टियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए गाइज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं अपनी वीडियो को।